children. How are you? I hope you are very fine. Children, as you know, because of the increasing of COVID-19 infection, we all are at home. So, from today, I will give you notes of chapter 1, the French Revolution. You have to note down, and when you will be read at least one time these notes, you will be understand what is the information given in your the chapter 1 of your history book. So children, get ready for writing. Take your notebook and pen. So at first you have to note it down, the chapter 1, the French Revolution. Here is introduction. What is in the French Revolution? French Revolution started in 1789. The series of events started the middle class shaken the upper classes. The people revolted against the cruel regime of monarchy. This revolution put forward the ideas of liberty, fraternity and equality. Children, आपको ये सारे नोट्स एक सेपरेट कॉपी में लिख लेने हैं और जो एक्सरसाइजेज है वो आप एक सेपरेट अलग कॉपी में लिखिएगा और ये नोट्स अलग कॉपी में लिखिएगा. When you will revise these notes, you will follow the whole chapter. So children, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था 1789 में स्टार्ट हुआ और यह स्टार्ट मिडिल क्लास के द्वारा किया गया था, वो भी अपर क्लास के अपोज में, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सोसाइटी थी उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था. 3 स्टेट में जो उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी थे, सेकेंड स्टेट में नोबल्स थे, थर्ड स्टेट में जो थे वो आम आदमी थे. तो आम आदमी सभी आ जाते थे, लॉयर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन सभी आ जाते थे. तो जो थर्ड क्लास के थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता. फर्स्ट स्टेट के लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. सेकंड स्टेट के लोग भी बहुत ज़्यादा टैक्स फ्री थे, बस एक ही 2 चीज़ों पर उन्हें टैक्स देना होता था. तो इस तरह से जो डिवाइडेशन था सोसाइटी का वह बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल था और जो प्राइजेस थे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो गए थे. तो इन सब कारणों से जो वहाँ की जो जनता थी वह बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और जो रेजिमी थी, जो वहाँ पर जो मोनार्की थी, मतलब मोनार्की मीन्स होता है किसी भी राजा या रानी का शासन, तो जो मोनार्की थी वह भी बहुत क्रूअल थी. वह आम जनता की भलाई के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर रही थी. तो जो आम जनता थी वो परेशान हो गई और परेशान होकर के फिर उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया. तो ये जो रेवोल्यूशन था ये लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी की भावना के साथ आगे बढ़ा. अब सेकेंड पॉइंट है, द रेवोल्यूशन बिगेन ऑन 14 जुलाई 1789 विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल. जो रेवोल्यूशन था वो 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ. कहाँ से? जो प्रिजन था, बेस्टाइल का प्रिजन था, वहाँ से स्टार्ट हुआ और वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया, वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू की. द बेस्टाइल, द फोर्ट्रेस प्रिजन वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेपोटिक पावर ऑफ द किंग. जो बेस्टाइल था वहाँ पर वह प्रिजन था, वह लोगों की नफरत का एक केंद्र था, क्योंकि वहाँ पर जो राजा था उसकी बहुत ज़्यादा पावर थी और वही उन्होंने डिस्ट्रॉय करना सबसे पहले स्टार्ट किया. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज क्या थे? सो फर्स्ट सोशल कॉजेज को देखते हैं. द टर्म ओल्ड रेजिमी इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. सबसे पहले ओल्ड रेजिमी जो है वो फ्रांस की 1789 के पहले की सोसाइटी और जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको डिफाइन करती है. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, जैसे कि मैंने बताया. फर्स्ट स्टेट क्लर्गी थे, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी थी और थर्ड स्टेट जो थे वो कंप्राइजिंग और बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये सारे थे. तो इसको आप लिख लेंगे. द सोसाइटी, इसको लिखिए. फर्स्ट स्टेट क्लर्गी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन चर्च मैटर्स. सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, पर्सन हु हैव हाई रैंक इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. एंड थर्ड स्टेट में ये सब, ये आपको इतना लिखना है.
जो लोग थे जो जो बिलोंग करते थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, उन्हें टैक्स फर्स्ट स्टेट के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं देना होता, तो सेकंड स्टेट के लोगों को थोड़ा बहुत टैक्स पे करना होता था। तो ये आप इतना लिखेंगे। इसके बाद है डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेली एंड ऑल्सो अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर चार्ज्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टोबैको। अब डायरेक्ट टैक्स भी जो थे जिसे टेली बोला जाता था वह भी और इनडायरेक्ट टैक्स वह भी लिया जाता, डायरेक्ट टैक्स भी उनसे लिया जाता था और इनडायरेक्ट टैक्स भी लिया जाता। डायरेक्ट टैक्स तो सीधा ले लिया और इनडायरेक्ट टैक्स आर्टिकल्स वगैरह पर जो कंजप्शन था जाता था। आर्टिकल्स जैसे डेली यूज के जो आर्टिकल हैं जैसे साल्ट है, टोबैको है, ग्रेन्स है, ये सारे, तो ये आप नोट कर लीजिए। देन a tax called thieves levied by the church on peasants composed of 1/10 of the agriculture produce। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10 पार्ट भी उन्हें चर्च को टैक्स के रूप में देना पड़ता था, जो कि टीथ कहलाता था। इसे भी आप नोट करिए। नेक्स्ट, क्लर्गी एंड नोबिलिटी वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन बट possessed 60% ऑफ लैंड। थर्ड स्टेट वॉज 90% ऑफ द पॉपुलेशन बट possessed 40% ऑफ द लैंड। अब जो क्लर्गी और नोबिलिटी थे वह पॉपुलेशन में ओनली 10% थे, लेकिन उनके पास जो पोजीशन था लैंड का वो 60% था। और वहीं थर्ड स्टेट के जो लोग थे पॉपुलेशन जो थी वो 90% थी, लेकिन उसके बाद उनके पास जो लैंड थी जिसका पोजीशन उनके पास ओनली 40% लैंड का ही पोजीशन उनके पास था। तो यह एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस था सोसाइटी में, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बना फ्रेंच रेवोल्यूशन का। नाउ सेकेंड, इकोनॉमिक कॉजेस। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 मिलियन से लेकर के 28 मिलियन हो गई ड्यूरिंग द 1715 टू 1789 ईयर्स के बीच में। This increased the demand for the food grains, however production could not pace with demand, which ultimately increased the price of food grains। अब जो डिमांड थी फूड ग्रेन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ने से पूर्ति कम होने लगी और जो ब्रेड वगैरह के जो प्राइजेस थे वो बहुत हाई हो गए, मींस ग्रेन्स के जो प्राइजेस थे बहुत हाई हो गए। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि आम जनता जो थी वो टैक्स भी पे कर रही थी, फिर आर्टिकल्स पे टैक्स भी दे रही थी, तो उनके पास कुछ भी नहीं बच रहा था। फिर महंगाई बढ़ने से उनके खाने की भी कमी बहुत ज़्यादा होने लगी। वो वर्कशॉप्स में लेबर के रूप में काम करते थे और उनका जो वेजेस था वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा था। महंगाई बढ़ गई लेकिन अर्निंग बढ़ी नहीं। नेक्स्ट, सिचुएशन बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती, खराब हो जाती, या तो सूखा पड़ जाता या फिर बाढ़ आ जाती। दिस led to the scarcity of food grains or subsistence crisis which started occurring frequently during old regime। ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने फूड ग्रेन्स की क्राइसिस और भी चीज़ें थी जिन्होंने धीरे धीरे करके जो ओल्ड रेजिमी थी उसके खिलाफ में लोगों को इकट्ठा होने दिया। नाउ पॉलिटिकल कॉजेज। Louis XVI came into the power in 1774 and found empty treasury। Long years of war had drained the financial resources of France। लुइस 16 जो था वो 1774 में पावर में आया और जब वह पावर में आया तो उसे उसका खजाना खाली मिला। मतलब वह पावर में तो ज़रूर आया लेकिन उसके पास कुछ भी खजाने के रूप में कुछ भी नहीं मिला उसे। फिर उसके बाद बहुत सालों तक वार चलती रही और जो जो उनके पास अर्निंग के जो सोर्सेस थे वो सारे उनके पास समाप्त हो रहे थे। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy। अब लुइस 16 के अंडर में फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज बनाई जो कि इंडिपेंडेंट थी, कॉमन एनिमी उनके लिए, कॉमन एनिमीज से वो इंडिपेंडेंट थी। चिल्ड्रन, आपको ये नोट सारे बनाना है, इन सबको आपको लिखना है। नेक्स्ट, to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। अब
सारे मेंटेनेंस के लिए कोर्ट का मेंटेनेंस था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मेंटेनेंस, आर्मी का मेंटेनेंस, यूनिवर्सिटीज़ का, इन सब के लिए जो था वो टैक्सेस को और इंक्रीज कर दिया। इतनी सारी क्राइसिस भी चल रही थी, उसके बाद भी जो टैक्सेस थे उनको इंक्रीज कर दिया गया। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्रोइंग मिडिल क्लास। द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class, who earned their wealth through overseas trade from मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोफेशंस। अब जो मिडिल क्लास थी वह वेल्थ के लिए ट्रेड कर रही थी, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी और दूसरे प्रोफेशंस कर रही थी। नेक्स्ट, दिस क्लास वॉज एजुकेटेड, बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ। और यह क्लास यह इस चीज़ में बिलीव करती थी कि समाज में किसी भी सोसाइटी को जन्म से ही सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन थे और जो इंडिविजुअल राइट्स थे वो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस के उनके। और उन्होंने कहा था कि जो इंडिविजुअल राइट है ये किसी को बाय बर्थ नहीं मिलने चाहिए। नाउ फिलोसफर एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन रेवोल्यूशन। अब फिलोसफर थे और उनका कंट्रीब्यूशन था रेवोल्यूशन में। कुछ फिलोसफर हैं उनको भी हमें पढ़ना ज़रूरी है, इस चैप्टर में उनका भी जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। सो पहला है मॉन्टेस्क्यू, रिटन अ बुक नेम्ड द स्पिरिट ऑफ द लॉस। मॉन्टेस्क्यू थे जिन्होंने बुक लिखी, कौन सी बुक थी? द स्पिरिट ऑफ द लॉस, इन विच ही proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। जिन्होंने अपने बुक में बताया कि जो गवर्नमेंट है वह उसे डिवाइड कर देना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में, और जो पावर है इनके पास होनी चाहिए, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के पास नहीं। जॉन लेक, अब जॉन लेक थे, उन्होंने भी एक बुक लिखी, रिटन अ बुक नेम्ड टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट यह बुक लिखी, इन विच ही क्रिटिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। तो जॉन लेक ने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार मोनार्की के पास हों और बाय बर्थ एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी आपको अधिकार मिलते रहें। ये सारे जो अधिकार हैं ये थर्ड स्टेट वालों के पास भी होने चाहिए। नाउ जीन रेशियो, अब इन्होंने भी एक बुक लिखी, उसका नाम था नेम्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नाम की उन्होंने बुक लिखी और उसमें उन्होंने लिखा, इन विच ही प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने यह बताया कि जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से बनना चाहिए कि जो पावर है कि वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पर बेस्ड हो और जो लोग हैं, जो आम जनता है, वह शासन करे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। चिल्ड्रन, in the next video we will note down the other important notes. So have a good day.